वाइल्ड स्विंग 7-7, 8-8 रुपए की हर 2 हफ्ते के बाद, वो किस तरह की इकॉनमी, इतनी सी इकॉनमी है हमारी, 8-10 मिलियन डॉलर की पूरा बेड़ा घर कर देती है। आप कैसे चलाएंगे इसको? शेख मुजीबर रहमान जेल में था जी, और गलती हुई थी जनरलों से या जनरल अयूब खान से कि उन्होंने वहाँ पर एक केस बनाया, अगरतला साजिश केस। शेख मुजीबर रहमान उस वक्त जेल में था, कुछ सरकारी अफसर थे, कुछ फौजी अफसर थे, उनको शामिल करके चलाया गया, लेकिन वो केस चल नहीं सका था और ऐसी जज्बाती फिजा पैदा हो गई थी कि जज साहबान को भागना पड़ा था। सितंबर अक्टूबर में जबकि डीजी ISI साहब का मसला चल रहा था, तो मैंने उस वक्त कहना शुरू कर दिया था कि इसके साथ अब तल्लुकात ख़राब होंगे, क्योंकि ये बराह रास्त फ़ौज के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। जो गलत तज्जिया देगा उसके लिए प्रॉब्लम है। मुझे धमकियां ना दे, मुझे धमकियां ना दे, मुझे धमकियां ना दे। लगारी साहब, मैं आपको धमकी थोड़ी देर धमकी दे सकता हूँ। नहीं, लगारी साहब, मैं तो धमकी देने वाला आदमी नहीं, मैं धमकी देता पहले करता। मैं तो आपसे, आप मेरे बुजुर्ग हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को गिरते देख जो पाकिस्तान है वो अभी अब समझ चुका है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी बैंकक्रप्ट हो सकता है और पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं बचेंगे कि वो अपने लोगों के लिए तेल, अपने लोगों के लिए खाना और दवाइयाँ खरीद सकें। और दोस्तों, जिस प्रकार से चाइना ने जो श्रीलंका है उसको लूटा है, उसी प्रकार से कुछ ऐसा भी जो नज़र है वो पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जो कुछ भी इमरान खान ने 4 सालों में किया, उसमें तो जो इमरान खान ने पाकिस्तान की इकनॉमी है उसको इतना नीचे तक लेके चले गए हैं कि अभी जो नई गवर्नमेंट आई है उसको देखने वाली बात होगी कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे रोकती है और उसको नीचे जाने से रोकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी के बीच में जो पाकिस्तानी मीडिया वो ये बात कर रहा है कि अगर पाकिस्तान की इकनॉमी भारत के जो श्रीलंका है उसकी जैसी चली गई और पाकिस्तान के पास पैसे नहीं बचे कि वो तेल, अनाज और दवाइयाँ खरीदे, तो फिर वो क्या करेगा। हालांकि आपको पता होगा कि जो भारत है उसने श्रीलंका को दो टाइम पे बहुत बड़ी मदद की है, जिससे कि श्रीलंका थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत के साथ तो हमारी दोस्ती भी नहीं है और चाइना तो बिल्कुल मदद भी नहीं करेगा, क्योंकि जो कुछ भी श्रीलंका में देखने को मिला उसको देख के तो यही लगता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। बहुत बड़ा अलमिया तहरीक इंसाफ के 4 सालों में ये रहा, रुपया कहीं संभला ही नहीं है। पहले दिन से असद उमर को लगता था कि उनके पास प्लान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। इनकॉम्पिटेंस का भी दखल होता है और लैक ऑफ प्लानिंग का भी, वो दोनों की रिफ्लेक्शन नजर आती थी। रुपया कभी 143 पे ले गए, फिर 136 पे ले आए, कभी 170 पे ले गए, फिर 150-52 पे ले आए, अब 189 पे गया था, फिर 182 पे आ गया। मैं सर इसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब वाज़े एक आपसे पॉलिसी देखना चाहता हूँ। इतनी वाइल्ड स्विंग 7-7, 8-8 रुपए की हर 2 हफ्ते के बाद, वो किस तरह की इकॉनमी, इतनी सी इकॉनमी है हमारी, 8-10 मिलियन डॉलर की पूरा बेड़ा घर कर देती है। आप कैसे चलाएंगे इसको? तो देखिए, मसला ये है कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट है, डॉलर्स की मार्केट है, वो बड़ी थिन मार्केट है, जिसको मईशत वाले इकोनॉमिस्ट कहते हैं। छोटी सी मार्केट है। छोटी सी मार्केट में ऐसा होता है कि अगर एक कोई साहिब हैसियत या 2-3 साहिब सरवत लोग अगर मार्केट में डॉलर बेचना शुरू कर दें तो मार्केट कम हो जाती है डॉलर्स की। अगर कोई बड़ी LC आ जाती है तो इंटरबैंक मार्केट टाइट हो जाती है। ये बड़ी थिन मार्केट है। दैट्स वाई स्टेट बैंक अगर थोड़ी सी इसके ऊपर नज़र रखे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त थोड़ी सी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, इतनी होनी नहीं चाहिए, मगर फिर ये कि सियासी वॉलेटिलिटी को भी मार्केट रिफ्लेक्ट करती है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी को रिफ्लेक्ट कर क्या फैसले करते हैं IMF से, उसको भी मार्केट रिफ्लेक्ट करती है। जब आपने कहा कि स्टेट बैंक थोड़ी सी नजर रखे, तो इसका मतलब ये होता है कि जब प्रेशर आ रहा है तो इंटरवीन करे, जब रेट गिर रहा है तो थोड़ा सा उठा ले, तो एक रेट स्टेबल एक जगह पे टिका रहे। ये मतलब है। हाँ जी, आसान लफ्जों में समझाने के लिए। तो स्टेट बैंक का काम क्या है, वो कर क्यों नहीं रहा है? यही तो काम है उसका। ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है कि स्टेट बैंक बिल्कुल नहीं कर रहा होगा। थोड़ा बहुत स्टेट बैंक करता होगा। स्टेट बैंक अब ऑब्वियसली आप जानते हैं कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है। आर यू कंफर्टेबल वर्किंग विद रज़ा बाकर? जी सर, आई एम कंफर्टेबल विद वर्किंग विद रज़ा बाकर। 4 मई को उनको कंटिन्यू करवाना चाहेंगे या नया गवर्नर? ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला शहबाज शरीफ साहब का है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब डिसाइड करेंगे। वो 4 मई आएगी तो फिर फैसला करेंगे। सर इस वक्त देखें, आप जब आपने मुझे बनाया है वज़ीर, तो 7 साल आपने ये भी कह दिया कि जो हम डेफिसिट सोच रहे थे उससे 5300 गुना ज़्यादा डेफिसिट हो रहा है। आपके 5 अरब रुपए के, 5 अरब डॉलर के ख़जाने कम हो रहे हैं। तो मुझे आपने कहा कि पहले IMF का प्रोग्राम बहाल करो। तो मैं और कोई चीज़ नहीं सोच रहा हूँ कि क्या करना है मई के अंदर। पहले रज़ा बाकर साहब इस वक्त अमेरिका में हैं,
कल रात को ही गए, मेरी अभी भी इनसे 3 मरतबा आज शाम में बात हुई है। वी आर इन क्लोज टच, वी हैव टू वर्क एज अ टीम। बता रहे हैं कि ये सब गद्दार हैं और इस वक्त सिर्फ एक शख्स है जिसके पीछे पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम है, वो है तहरीक इंसाफ और इमरान खान। ये हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप लगारी साहब मुल्क के? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। पाकिस्तान संगीन बहरान से गुजर रहा है जिसका अंदाज़ा नहीं है, ना उसके बारे में सोचा जा रहा है। मैंने वो सारे हालात देखे हैं जो 60s के लेट से शुरू होते हैं और पूरे पाकिस्तान का आज तक के दौर में आते हैं। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े बहरान से कभी भी नहीं था। देखें, शेख मुजीबुर रहमान जेल में था जी, और गलती हुई थी जनरलों से या जनरल अयूब खान से कि उन्होंने वहाँ पर एक केस बनाया, अगरतला साजिश केस। शेख मुजीबुर रहमान उस वक्त जेल में था, कुछ सरकारी अफसर थे, कुछ फौजी अफसर थे, उनको शामिल करके चलाया गया, लेकिन वो केस चल नहीं सका था और ऐसी जज्बाती फिजा पैदा हो गई थी कि जज साहबान को भागना पड़ा था और उस वक्त ये तय हो गया था कि पाकिस्तान बाकी नहीं रहना है। ये टोटली एब्सोल्युटली तारीख की याह्या खान की हुकूमत से ज़्यादा नाकाम तरीन हुकूमत जो है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर इतनी पॉपुलर हो गई है कि जनाब अब उसके तराने गाए जा रहे हैं, उसके नगमे गाए जा रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई थी। आपने 3.5 साल मुशाहिदा किया है, ज़ीरो गवर्नेंस, एब्सोल्युटली टोटल फेलुअर ऑफ द गवर्नेंस। फिर उसके बाद जितना गंद फैलाया गया है वो उसके अलावा है। खुद नाम पेश किया, खुद बाकायदा, और जो हुकूमत की तरफ से नाम था उसको देखा ही नहीं गया, जो अपोजिशन की तरफ से आया था नाम, जो आज के वो है, उनको देखा ही नहीं गया। खुद नाम पेश किया ये जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, फिर खुद सदर को समरी भेजी कि जनाब इनको लगाएं, फिर जनाब वो उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया और आज जो है उस जिम्मेदारी से जो है वो फरार अख्तियार कर रहे हैं। ये क्या खुर्शीद शाह क्यों नहीं कहते हैं कि जी मैंने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जस्टिस जावेद इकबाल का नाम पेश किया था? कभी उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके महबूब थे, इनको तराने गए थे, फिर कहा था कि ये मैं बहुत ही ईमानदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाया हूँ। जनाब अब चीफ इलेक्शन कमीशन में 1000 कीड़े निकल आए हैं और अब ये लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैनिपुलेट नहीं करने देंगे किसी भी पार्टी को। उन्होंने किया, उन्होंने इलेक्शन कराए हैं। मालाकांड में कितना मार्जिन था मौलाना की पार्टी के वोटों का और पीटीआई के वोटों का, जो है जो अभी ये इलेक्शन में लगारी साहब आप ये फरमा रहे हैं कि ये सारी जो हिजानी कैफियत है इसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ का इस वक्त? सितंबर अक्टूबर में जबकि डीजी आईएसआई साहब का मसला चल रहा था तो मैंने उस वक्त कहना शुरू कर दिया था कि इसके साथ अब तल्लुकात ख़राब होंगे, क्योंकि ये बराह रास्त फ़ौज के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं और इसके पीछे उनकी एक सोच है और उस सोच की वजह से ये फिर प्रॉब्लम्स बनने शुरू हो गए। और अभी तो वो आप सोचिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक जी, तो ये तो 5 महीने हो गए ना जी जी। तो 5 महीने से इनके तल्लुकात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मगर एक्चुअली शुरू जो मामला हुआ वो सितंबर अक्टूबर में हुआ था, जबकि आर्मी की तरफ से जनरल बाजवा ने इनसे कहा कि हम अब तब्दीली करना चाहते हैं DGISI के पोस्ट की और हम चाहते हैं कि जनरल फैज़ जो हैं वो एक कोर कमांड कर लें, बिकॉज उनके लिए कम से कम 1 साल की कोर कमांड करना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो फिर इन लाइन आ जाए जबकि वक्त आएगा टू बी आर्मी चीफ इन कंटेंशन। मतलब जब लिस्टें बनती हैं उसमें सबकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि 1 साल कम से कम आपने कोर को कमांड किया हो जी। अच्छा, और तो खान साहब ने उस वक्त उनको कहा था मुझे 1 महीना और दे दें, ये अगस्त की बात है। तो उसके बाद फिर जब ये गए तो जी वो अगस्त हो गया, अब करना है हमने अपने इंटरनल भी हमने चेंजेस करनी है, शंटिंग्स करनी है, किसी को इधर भेजना है किसी को उधर भेजना है, वो वक्त आ रहा है हमारा, हमने 4-5 जर्नलों को इधर उधर करना है और उनकी टाइम पूरा हो गया, अब ये हमारी एक इंटरनल चीज़ है। तो खान साहब ने फिर और 1 महीना मांगा और इस तरीके से जब नवंबर में आए तो बहुत उन्होंने कहा जी बहुत हो गया, अब मेहरबानी करें अब कर दें इसको। तो और बड़ी बेचैनी है हमारे GHQ के अंदर, ये क्यों ऐसे हो रहा है।
तो अब खान साहब ने उस वक्त फिर इनसे कहा आर्मी चीफ से कि ठीक है कर दें आप। नहीं, कलामी बात हो गई। अच्छा। आर्मी चीफ ने कहा ये कल अगर आज कह दिया है तो कल नोटिफिकेशन हो जाएगा। और आर्मी चीफ आ गए घर आके उन्होंने अपने इंटरनल ऑर्डर्स पास कर दिए PHQ के कोर कमांडर पिंडी का कराची जो है अंजुम वो आएंगे इधर, वो आएंगे यहाँ, और उनको कहा पैक अप योर बैग्स और आप उतर जाए और आ जाए। और उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अपने वहाँ फेयरवेल शुरू कर दी। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कोई नोटिफिकेशन ही कोई नहीं आ रहा। और उतनी देर में वो वहां से, क्योंकि वहां भी किसी ने जाना था, जिन्होंने जाना था अंजुम साहब की जगह पे वो पहुंच गए वहां।